नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमपोर परिवार में। तो कल हमने जहां से छोड़ा था वहीं से करेंगे शुरू। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो एक बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी शुरुआत के साथ फिर से वापस वहीं से जुड़ते हैं कल जहां से हमने इस टॉपिक को छोड़ा था। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतिहास पढ़ने में अक्सर मेरे जैसे ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी कई बार कहते हैं कि सर इतिहास को पढ़ा जाता है, कई बार सुनते हैं हम इतिहास को पढ़ा जाता है या रटा जाता है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि विद्यार्थी अपने विद्यार्थी के नियमों से पढ़े तो इतिहास को जिया भी जाता है। इतिहास को महसूस कीजिए, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां पे खुद को रखकर महसूस कीजिए, इतिहास उतना ही ज्यादा सुंदर लगेगा। चलिए चलते हैं लेकर आपको संविधान सभा में फिर से। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा पर उद्देश्य प्रस्ताव क्या था या संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे विवाद थे। तो मेन समस्या ये थी कि संविधान में चर्चाएं हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको संविधान सभा पर ही भरोसा नहीं था, जिन्हें ऐसा लगता था कि जो संविधान सभा ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। जैसे इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है सोमनाथ लाहिड़ी का। इन्होंने एक बात कही थी कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा पर इनको काला साया दिखाई देता था ब्रिटिश का। इनके इस कथन के पीछे तर्क यह था कि इस संविधान सभा का निर्माण जो है वो ब्रिटिश की एक कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अंतरिम सरकार चल रही थी उसमें सरकार तो यहां से चल रही थी, लेकिन वास्तविक नियंत्रण वॉइसरॉय और लंदन में बैठी सरकार के हाथ में था। इस वजह से कई ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा निर्मित है ही नहीं। तो इसका हालांकि जब जवाहरलाल नेहरू ने इसकी चर्चा की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि वास्तव में ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि इसका निर्माण हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन नेहरू जी ने इस बात पर अपना तर्क रखा कि यह जरूरी नहीं है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि संविधान सभा को वास्तविक शक्तियां कहां से। नेहरू जी ने बताया कि यह वास्तविक शक्तियां किसी अंग्रेजी सरकार से नहीं, बल्कि यह वास्तविक शक्तियां उन क्रांतियों से मिल रही है, उन क्रांतिकारियों से मिल रही है, उन समाज सेवियों से मिल रही है। जैसे यहां पर नेहरू जी ने कई बातें कही थी। नेहरू जी ने याद दिलाया कि कैसे हमने बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब के लिए हमने कैसे प्रयास किए थे, कैसे आंदोलन किए थे, इस आंदोलनों से क्या सीख मिली थी। इन्होंने यहां पर यह भी चर्चा की कि स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को ऐसे धर्म की मान्यताएं उनको बताने के लिए कि वास्तविक धर्म का महत्व क्या है, किस प्रकार हिंदू और हिंदी का प्रचार उन्होंने किया विश्व भर में। उन्होंने इस चीज का भी चर्चा की कि किस प्रकार ज्योतिबा फूले ने इस देश में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, किस प्रकार उन्होंने एक स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैसे कदम उठाए, कैसे उन्होंने समाज से विपरीत जाकर ऐसे कदम उठाए कि उस समय समाज उनके खिलाफ हो गया, फिर भी वो समाज को एक नई दिशा देने के लिए अग्रसर रहे। तो हमें इन सब से सीख लेनी चाहिए। इन क्रांतियों का, संविधान सभा का प्रमुख यथार्थ यही है कि हम उन क्रांतिकारियों के, उन समाज सेवियों के उन सपनों को साकार कर सके। नेहरू जी ने इस बात पर प्रकाश रखा और उन्होंने बताया कि ये संविधान जो आज हमें मिल रहा है ये कहीं ना कहीं तभी मजबूत होता है जब जितना ज्यादा विद्रोह मजबूत होता है। नेहरू जी ने बताया कि हमें अधिकार तब ज्यादा मिले जब जब हमारा विद्रोह मजबूत हुआ। जैसे जैसे इन्होंने कुछ सुधारों की बात की कि हमें जो प्रतिनिधित्व मिला था, शासन में जो प्रतिनिधित्व मिला था, उन सुधारों की शुरुआत कैसे हुई। तो आपकी किताब में भी 3 प्रमुख सुधारों की इसमें बात की गई है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो हम जैसे देखते हैं कि शासन में जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था वो कैसे मिला था। क्या अचानक हम सबको प्रतिनिधित्व दे दिया गया था? नहीं। इन सुधारों की शुरुआत कहीं ना कहीं इनकी पीछे की पृष्ठभूमि में जाकर हमें देखनी होगी।
हम यहां पर देखेंगे इसके लिए 3 प्रमुख सुधार किए गए थे। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से सुधार लागू किए थे, तो आपकी पुस्तक में भी जैसे दे रखा है कि यहां पर प्रमुख 3 सुधार हुए थे। जैसे ये लिख लिया, तो मैं हटा दूं थोड़ा सा इसको। अगर हम इसको यहां फिर से लिखे तो हम ये कह सकते हैं 3 सुधार हुए थे। इसमें पहला सुधार था 1909 का, दूसरा सुधार था 1919 का, और तीसरा सुधार जो था वो था 1935 का। तो 1909 में जो एक्ट आया था इसको मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो। जो 1919 में आया था उसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, तथा जो 1935 में आया था उसे भारत सरकार अधिनियम। ये 3 सुधार कहीं ना कहीं सीढ़ी दर सीढ़ी चले, तब जाकर हम भारतीयों को थोड़े बहुत सुधार मिलने शुरू हुए। 1909, 1919 और 1935 में भी यहां तक भारतीयों को सिर्फ 10 से 15% लोगों को ही मताधिकार मिला था। तो नेहरू जी यहां पर कहते हैं कि ये हमें ब्रिटिश द्वारा प्रदान किए गए थे, लेकिन अब जो हम संविधान सभा द्वारा जो भी निर्मित करेंगे, जिन नियमों का निर्धारण करेंगे, उन नियमों का निर्धारण स्वदेशी तरीके से होगा। उन नियमों का निर्धारण हमारे देश की जनता की इच्छा के स्वरूप होगा। तो यहां पर हम इसकी चर्चा करें तो प्रमुख मुद्दा यही था कि यहां पर 3 सुधार किए गए थे, 1909 का, 1919 का, और तीसरा सुधार था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें 10 से 15% लोगों को मताधिकार का जो मौका मिला था। इसमें जो चुनाव हुए, इसके चुनाव हुए 1937 में। 1937 में जब चुनाव हुए इसके, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की विजय हुई थी। कांग्रेस विजयी रही। इसी कारण, यही कारण था कि जब आपके संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें 82%, 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस के सदस्य थे। तो अगर हम बात करें तो यहां तक हमारा टॉपिक पूरा होता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। हमने कल भी देखा, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें जल्दी जल्दी, तो हमने देखा कि जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1945-46 में, उनके द्वारा चुने गए जो लोग, जनता ने जिनको चुना था, उन्होंने आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुना। लगभग 300 सदस्य थे, जिसमें से 6 प्रमुख थे। उन 6 में 3 कांग्रेस के, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल शामिल थे। उसके बाद हमने बी आर अम्बेडकर की चर्चा की। बी आर अम्बेडकर के साथ साथ अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की भी चर्चा की, कैसे उन लोगों ने उनका साथ दिया। उसके बाद योजनाकार और सलाहकार की चर्चा की। तो आज अगर हम देखेंगे तो अब हमारा सबसे प्रमुख जो मुद्दा बचता है वो मुद्दा ये था कि चलो यहां तक ठीक है। अब मुद्दा ये था कि अधिकार कैसे। सबसे बड़ा मुद्दा जो तैयार हुआ वो था नागरिक अधिकारों का। कोई लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब हम आते हैं अधिकारों पर। अब इस चैप्टर के वो प्रमुख 3 प्रश्न जो लगभग हमेशा बोर्ड में सबसे ज्यादा चांस रहता है जिनके आने का, जो सबसे प्रमुख प्रश्नों में से शामिल है, उनकी चर्चा करेंगे। एक बार इसे हटा देता हूं मैं। हमारा टॉपिक रहेगा अधिकारों का निर्धारण। थोड़ी समझने की कोशिश करें, हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, सुधारेंगे धीरे धीरे। तो अगर हम बात करें अधिकारों के निर्धारण की, तो अब हमारे सामने प्रमुख मुद्दा था कि इस राष्ट्र में नागरिक अधिकार क्या होंगे। अधिकारों की बात करें तो नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार से क्या अर्थ है? मतलब हमारा मुद्दा प्रमुख यह था कि इस राष्ट्र में अल्पसंख्यक कौन है। सबसे प्रमुख बात ध्यान से सुनना कि अल्पसंख्यक कौन है, किन किन लोगों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाएगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या विशेषाधिकार होंगे,
क्या सभी उन लोगों को अल्पसंख्यक समझा जाएगा जो विभाजन के बाद राष्ट्र में रह गए थे? क्या सिर्फ मुस्लिमों को अल्पसंख्यक समझा जाएगा? क्या अल्पसंख्यक समझने का आधार संख्या होगा या फिर अर्थव्यवस्था? क्या आर्थिक स्थिति से अल्पसंख्यक समझा जाएगा? तो इन सब मुद्दों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही अधिकारों के निर्धारण की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर उभर कर आता है पृथक निर्वाचिका। पृथक निर्वाचिका कहीं ना कहीं वो तर्क है जो देश के विभाजन से पूर्व मुस्लिम लीग ने पल्ला पकड़ा था। राष्ट्र के विभाजन को रोकने के लिए कई वार्ताएं हुई, कई अंग्रेज वॉइसरॉय ने भी बहुत प्रयास किया। लॉर्ड वोवेल की बात करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, उन दोनों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन किसी भी सभा का या किसी भी चर्चा का नतीजा यह नहीं निकला कि राष्ट्र विभाजित होने से रुक जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान को परे करके स्वयं के लिए पृथक निर्वाचिका और पृथक राष्ट्र की मांग की थी। इसलिए यहां पर भी जब मुस्लिम भारत में जो बचे थे पीछे, उनके लिए प्रमुख मुद्दा बचा था कि क्या जो पीछे अल्पसंख्यक बचे हैं उनके लिए फिर से पृथक निर्वाचिका लागू की जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे जो प्रमुख मुद्दा उभर कर आया था वो था यहां पर पृथक निर्वाचिका। अब हम पढ़ेंगे कि पृथक निर्वाचिका के पक्ष में सबसे पहले किसने तर्क रखा, कौन इसके पक्ष में था या कौन इसके विपक्ष में था। तो आइए खुलकर चर्चा करते हैं इसकी। अगर हम पृथक निर्वाचिका की बात करें तो सबसे पहले इसमें आप अगर किसी का नाम देखोगे तो आप देखोगे पोकर साहब का, बी पोकर। बात है 27 अगस्त 1947 जब चर्चा चल रही थी संविधान सभा की, तब देखो बी पोकर साहब क्या कहते हैं। इस समय विभाजन पूर्णतः हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही राष्ट्र आजाद हुआ उसी दिन से विभाजन पूर्णतः हो चुका था। हमने देखा कि किस प्रकार बंगाल और जो पंजाब है वहां पर कत्लेआम हुआ था, रक्तपात हुआ था, लाखों लोग मारे गए, विस्थापन हुआ था। कुछ लोग घर से निकले थे विस्थापन के लिए लेकिन अपनी मंजिलों पर पहुंचे भी नहीं, बीच में ही काट दिए गए। भाई भाई को काट रहा था। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे जो कल तक एक दूसरे के साथ रहते थे। हमने यहाँ पर यह भी देखा कि कैसे अपने ही देश में लोग विदेशी बन गए। कुछ लोगों को यहाँ तक समझ नहीं आया कि अभी तक वो भारत में है या पाकिस्तान में, उन्हें जाना कहा, इस अंजुमन में मारे गए। तो यहाँ पर कई सारी समस्याएं आई। तो यहाँ पर देखो बी पोकर साहब क्या कहते हैं। बी पोकर एक तर्क रखते हैं कि यदि अल्पसंख्यक, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को प्रमुख काउंट किया गया था मुसलमानों को, कि यदि मुसलमानों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करनी है करने के लिए पृथक निर्वाचिका आवश्यक है। पृथक निर्वाचिका आवश्यक है। यदि मुसलमानों को वास्तव में भागीदार बनाना है शासन में तो इसके लिए जरूरी है कि पृथक निर्वाचिका बनाई जाए, क्योंकि यदि हम पृथक निर्वाचिका का निर्माण नहीं करते तो निश्चित है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो कभी भी मुस्लिमों के साथ वह व्यवहार नहीं कर पाएंगे जिसके वो हकदार हैं। यह तर्क था बी पोकर साहब का। इन्होंने कहा कि निश्चित ही जो लोग पीछे बचे उन्हें अपनी संस्कृति का, अपने समुदाय का, अपने धर्म और अपनी पूजा याचनाओं को करने का पूर्णतः अधिकार हो। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें श्योरिटी इस बात की हो कि जो लोग पीछे बचे हैं उनके साथ ऐसा अन्याय ना हो कि बदले की भावना से उनके साथ काम किया जाए। बी पोकर ने जो ये तर्क रखा था, इन्होंने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में तर्क रखा, लेकिन राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने देखा कि ये पृथक निर्वाचिका ही कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के विभाजन का मूल कारण, उनके रक्त में कुबाल सा आया और यहां पर तो सभा में जो चर्चाएं हो रही थी वो और ज्यादा तेज हो गई। अब इनके विरुद्ध में लोग खड़े हो रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर तो बहादुर साहब, बहादुर देखो, आरबी बहादुर जो है वो
एक तर्क रखते हैं यहाँ पर और पोकर साहब को जवाब देते हैं कि आप जिस पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे हो, ये पृथक निर्वाचिका कहीं ना कहीं आपके भीतर, आपके मस्तिष्क में उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा डाली हुई है जिन्होंने आपके संरक्षण के नाम पर आपको तोड़ने का काम किया। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अल्पसंख्यकों को तोड़ने का काम किया। ये चर्चा की थी बहादुर साहब ने। इन्होंने जवाब दिया किसको? पोकर को। जब बी पोकर ने खड़े होकर कहा कि पृथक निर्वाचिका आवश्यक है, तब बहादुर साहब ने कहा कि ये मांग कहीं ना कहीं आपकी मांग नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में उन अंग्रेजों ने फिट कर दिया है कि एक संरक्षण के लिए पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता है। इन्होंने इसके विरुद्ध में पक्ष रखा कि पृथक निर्वाचिका फिर से राष्ट्र के टूटने के लिए एक कारण बन जाएगी। इन्होंने डर बताया। इसके बाद पटेल साहब इस पर विचार रखते हैं। पटेल साहब ने बड़ी शानदार बात कही, जो सरदार पटेल साहब जब खड़े हुए सभा में, सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका वह विष है जो भारतीय राजनीति में समा चुका है। पृथक निर्वाचिका की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह पृथक निर्वाचिका की मांग वह विषय जो भारतीय राजनीति में समा चुका है। यही वो पृथक निर्वाचिका है जिसने राष्ट्र के टुकड़े किए, जिसने रक्तपात किया। यही वो पृथक निर्वाचिका है जिसका अंजाम विभाजन के तौर पर बाहर आया। तो पटेल साहब कभी नहीं चाहते थे कि राष्ट्र का विभाजन हो। पटेल ये कहते थे कि जितना राष्ट्र एकीकृत रहेगा, जितने राष्ट्र में मुस्लिमों को तब तक ही बराबर भूमिका मिलेगी जब वो स्वयं को पृथक निर्वाचिका में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के साथ पेश करेंगे। तो यहां पर पटेल साहब ने भी इस बात को नकार दिया कि पृथक निर्वाचिका राष्ट्र के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती, हमेशा आत्मघाती साबित होगी। अब देखो, इस पर एक और तर्क आता है। यह तर्क आता है पंत का। लिखना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हम पंत की बात करें तो पंत ने बड़ी शानदार बात कही थी। देखो, मैं हटा देता हूं इसको। पंत, इनका पूरा नाम था गोविंद वल्लभ पंत। तो जो पंत साहब बात कह रहे हैं, इनका पूरा नाम है जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत एक शानदार तर्क रखते हैं अपना। गोविंद वल्लभ पंत साहब कहते हैं, जब इनको पृथक निर्वाचिका की बात कही तो इसको नकारते हुए ये कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका न केवल पूरे राष्ट्र के लिए बल्कि स्वयं अल्पसंख्यकों के लिए भी नुकसानदायक है। इन्होंने कहा कि खतरनाक है। पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक स्वयं को बहुसंख्यकों से अलग समझने लगेंगे। कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में यह विचार बैठ जाएगा, वो कभी भी बहुसंख्यकों के बराबर नहीं रख पाएंगे खुद को, कभी भी उनके साथ खड़ा नहीं कर पाएंगे खुद को। और इन्होंने जो एक शानदार स्टेटमेंट दिया, तो मुझे सबसे बेहतर स्टेटमेंट लगता है पंत का, और इस संविधान सभा का सबसे बेहतर स्टेटमेंट लगता है। इन्होंने कहा कि हाँ, पोकर साहब से सहमत होकर इन्होंने कहा, हाँ मानते हैं कि समुदाय और संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस राष्ट्र की मजबूती तभी संभव है तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को समुदाय में न देखकर स्वयं को एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखे। इन्होंने कहा, बड़ा शानदार तक था कि प्रत्येक व्यक्ति
समुदाय से परे एक राष्ट्र के नागरिक कि प्रत्येक व्यक्ति, आज हम बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, हमने राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले समुदायों की चर्चा उठाई, भाषाओं की चर्चा उठाई, लेकिन पंत साहब ने यह बड़ी शानदार बात कही कि राष्ट्र की मजबूती तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के समुदाय से पहले, स्वयं के धर्म से पहले स्वयं को राष्ट्र का नागरिक समझकर समर्पण करे, राष्ट्र के प्रति समर्पण करे, तभी एक स्वतंत्र और सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये पंत का तर्क बेहद शानदार प्रचलित हुआ और बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। इनके बाद में यह हुआ था कि यहां तक तो चलो हमने देख लिया, वास्तविकता यह थी कि संविधान सभा में जो मुस्लिम सदस्य भी थे वो भी सब नहीं चाहते थे, सारे सदस्य, हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि पृथक निर्वाचिका घोषित, लेकिन सभी मुसलमान इससे सहमत नहीं थे कि पृथक निर्वाचिका लागू हो। जैसे यहां पर एक नाम आएगा बेगम एजाज रसूल। अगर हम बेगम एजाज रसूल की बात करें तो इन्होंने भी यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचिका जो पृथक निर्वाचिका मुसलमानों के लिए आत्मघाती होगी। इन्होंने बताया कि पृथक निर्वाचिका से केवल राष्ट्र निर्माण में ही नहीं बल्कि स्वयं अल्पसंख्यकों को भी इससे नुकसान है। वो स्वयं को इतना अलग थलग महसूस करेंगे कि वो राष्ट्र की विचारधारा में और बहुसंख्यकों के साथ जुड़ नहीं पाएंगे कभी भी। तो यहां तक ये बात नहीं थी पृथक निर्वाचिका की, लेकिन मुद्दा यह भी तो था कि आप जिन अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हो, वास्तविक अल्पसंख्यक है कौन? क्या सिर्फ मुस्लिम ही इस देश के अल्पसंख्यक है? क्या इस देश के अल्पसंख्यक उनको समझा जाएगा कि जो पृथककरण से जो बच गए पीछे वो अल्पसंख्यक है, या फिर यहां पर जो भी लोग हैं जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है, या फिर एक यह भी तय किया जा सकता है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, तो शुरू से पिछड़े हुए या दमित लोग हैं, उनको अल्पसंख्यकों में शामिल किया जाए, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार दिए जाए जिससे वो अपना उत्थान कर सके, स्वयं को बहुसंख्यकों के साथ और उच्च वर्ग के साथ कायम कर सके। तो यहां पर लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हो, ये प्रमुख तर्क थे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार चर्चा हुई, किस प्रकार उन्होंने चर्चा की आपके अधिकारों के निर्धारण पर, अल्पसंख्यक कौन थे, कैसे अल्पसंख्यकों के लिए तर्क रखेंगे, किसने इसके पक्ष में रखे, किसने इसके विपक्ष में रखे। हाँ, अब हम बात करते हैं। तो यहां तक ये बात हुई, इतने में एक सवाल और उठा, वो था अल्पसंख्यकों। तो यहां पर एक और नेता बड़ा शानदार विचार रखते हैं, यहां पर आते हैं एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा ने यह विचार रखा कि क्या अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम है? वास्तविक अल्पसंख्यक मुस्लिमों के अलावा वह लोग हैं जो शुरुआत से, जिनका जन्म, जिनकी उत्पत्ति इसी राष्ट्र की भूमि से हुई है, लेकिन वास्तव में सबसे दमित और पिछड़ी जनजाति के रूप में देखे जाते हैं। वास्तव में उनकी स्थिति इतनी दमित रूप से, वो इतने दब चुके हैं कि संविधान की विचारधारा में शामिल नहीं हो सकते। तो एन.जी. रंगा ने
देखो रंगा ने क्या कहा कि भारतीय लोग जो सालों से यहां रह रहे हैं लेकिन पिछड़े रहे, उनकी गणना भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में की जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि भारत में लगभग 20 से 25% हरिजन हैं, लेकिन आर्थिक रूप से दमित व पिछड़े थे। वो कभी भी स्वयं को राष्ट्र की विचारधारा में शामिल नहीं कर पाएंगे। यदि राष्ट्र की उत्पत्ति, फिर राष्ट्र का उत्थान की आवश्यकता है, अगर उत्थान चाहिए तो हमें उन लोगों के लिए भी कुछ विशेष अधिकार लागू करने चाहिए। तो यहां पर इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि आर्थिक कि आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग भी अल्पसंख्यकों में शामिल किए जाए, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और गंगा जी के कदमों में चलते, कदमों पर चलते हुए एक शानदार, बड़े शालीन और भावुकता से भरे एक नेता जिनका नाम है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जयपाल सिंह के क्या विचार थे पृथक निर्वाचिका को लेकर, क्या जयपाल सिंह ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो जयपाल सिंह ने बड़ी शानदार बात कही थी। जयपाल सिंह ने किसी पृथक निर्वाचिका की मांग नहीं की। जयपाल सिंह ने अपने हृदय से कुछ भावुकता के साथ विचार रखे। जयपाल सिंह ने बताया कि किस प्रकार उनकी जाति को, उन्होंने बताया कि हम आदिवासी, हम वर्षों से, हजारों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6000 वर्षों से हमारे साथ दमन किया जा रहा है, हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, हमें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, हमारी जमीनें छीन ली गई, हमें इस राष्ट्र के निर्माण से, हमें इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने शालीनता के साथ, भावुकता के साथ कहा कि हमें जरूरत संविधान के नियमों की नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ घुलिए मिलिए, हमें अपने जैसा समझिए, हमें अपने साथ शामिल कीजिए। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि जब मैं खड़ा हो रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि सभी सोच रहे होंगे कि मैं काबिल ही नहीं हूं कि मैं संविधान सभा की चर्चा में अपने विचार रख सकता हूं या संविधान सभा की चर्चा की कठिनाइयों को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं आदिवासी क्षेत्रों से, मैं आदिवासी जनजाति से बिलोंग करता हूं। तो यहां पर जयपाल सिंह ने बड़ी शानदार बातें कही है। अगर हम बात करें जयपाल सिंह की, आदिवासी ने, इन्होंने कहा कि हम पिछले 6000 वर्षों से दबाए गए। इन्होंने तो यह भी कहा कि हम यहां पर सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर, मैं इसके काबिल भी नहीं हूं कि मैं संविधान की जटिलता को समझता भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। इन्होंने कहा कि हमारे साथ घुलिए। इन्होंने संविधान सभा की मांग नहीं की, पृथक निर्वाचिका की मांग नहीं की, इन्होंने कहा हमारे साथ घुलिए, मिलिए, हमें अपने जैसा समझिए। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि मैं पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कतई नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जाए, उनके विचारों को संरक्षित किया जाए, उनके समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जाए, और उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों की मांग की। इन्होंने पृथक निर्वाचिका को नकारते हुए आदिवासियों के लिए कुछ इन्होंने कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व चुने जा रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उसमें कहीं ना कहीं इनके लोगों को आरक्षण दिया जाए, उनकी सीटें आरक्षित की जाए, तभी जाकर इनका विकास संभव हो सकता है। तो ये थे जयपाल सिंह के विचार। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे चलते हैं। काफी और भी नेता है जिनमें नागप्पा की बात हम कर सकते हैं। नागप्पा ने भी यही कहा था। वास्तव में जो 20 से 25% हरिजनों की बात थी वो नागप्पा ने रखी थी। नागप्पा इन्होंने भी इसी की चर्चा की थी कि जो हरिजन है, इन्होंने कहा संख्या के आधार पर हम कभी तय कर ही नहीं सकते कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यकों का आधार आर्थिक होना चाहिए। इन्होंने भी आर्थिक आधार को बढ़ावा दिया। इन्होंने हरिजनों की बात रखी। इस प्रकार यहां पर चर्चा ही हुई जहां पर अधिकारों के निर्धारण की बात हुई कि नागरिकों के अधिकार कौन से होंगे, उन्हें कैसे अधिकार दिए जाएंगे और कौन से व्यक्तियों को या किस वर्ग को अल्पसंख्यकों में शामिल किया जाएगा। क्या अल्पसंख्यकों को चुनने का अधिकार, क्या उन लोगों को अल्पसंख्यक समझा जाएगा जो राष्ट्र निर्माण के बाद, विभाजन के बाद पीछे रह गए। इन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों को समझो जिनको अछूत समझा गया, जिनको वर्षों से दमित, जिनको दबाया गया, जिनको सताया गया वर्षों से, उन लोगों को आगे लाया जाए। और भी कई इनके साथ साथ नेता थे जिन्होंने यही चर्चाओं में यही बात रखी कि कहीं ना कहीं आवश्यकता है अल्पसंख्यकों के निर्धारण की कि आप अल्पसंख्यक किसे रखते हो या विशेष अधिकार किसे प्रदान करते हो। तो लगभग हमारे अधिकारों के निर्धारण का टॉपिक समाप्त होता है कि कैसे अधिकारों का, जब अंत में एक निर्णय निकलता है, अंत में निर्णय यह होता है, क्योंकि यहां तक आते आते सभी लोग ये मान चुके थे कि पृथक निर्वाचिका कहीं ना कहीं राष्ट्र के विभाजन का एक कारण बन सकती है, इसलिए सभी ने पृथक निर्वाचिका को नकारते हुए कुछ आरक्षण की। राजनीति में आरक्षण और इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की मांग रखी थी। कल हमने पढ़ा था कि कैसे B.R. अम्बेडकर, अगर मैं चर्चा करूं सरकारी नौकरियों से, एक और तथ्य याद आया मुझे, चर्चाओं में एक और व्यक्ति का नाम आता है, B.R. अम्बेडकर का। सब बेहद तर्कशील व्यक्ति थे। देखो B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, लिखना बेहद जरूरी है, या आप लिख सकते हो पहले भी, बाद में भी लिख सकते हो। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। B.R. अम्बेडकर, अगर सत्य यह था कि B.R. अम्बेडकर स्वयं पहले पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे, लेकिन राष्ट्र विभाजन के बाद ये समझ गए थे कि पृथक निर्वाचिका कहीं ना कहीं फिर से राष्ट्र में रक्तपात और विभाजन का कारण बन सकती है। इसलिए इन्होंने, B.R. अम्बेडकर ने कहा कि पृथक निर्वाचिका न करके पृथक निर्वाचिका से खुद अल्पसंख्यक पिछड़ जाएंगे, इसलिए इन्होंने भी आरक्षण की बात की। इन्होंने कहा कि नौकरियों, सरकारी नौकरियों व राजनीति, आरक्षण, सरकारी नौकरियों में राजनीति में आरक्षण की आवश्यकता है। तो आज भी यही चर्चा, यही सिस्टम अपने यहाँ चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो अपने ही क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जैसे हम बीकानेर से, तो हमारे जो सांसद साहब माननीय अर्जुन राम जी, जो एक कानून मंत्री है भारत के, तो एक आरक्षित सीट है जहां पर आज भी कई क्षेत्रों में उन सीटों को आरक्षित कर दिया गया कि SC, ST या OBC के लिए कि केवल वही प्रतिनिधि वहां से खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक सीटों का भी आरक्षण और नौकरियों में भी आरक्षण की बात B.R. अम्बेडकर साहब ने कही थी, और यही अपने नागरिक अधिकारों की चर्चा पूर्ण होती है। यही अंतिम निर्णय था, यही अंतिम निर्णय था कि नागरिक अधिकारों को पृथक निर्वाचिका न देकर उनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ताकि उनका सम्मान किया जा सके, उन्हें राष्ट्र की विचारधारा में जोड़ा जा सके, उनका उत्थान किया जा सके। धन्यवाद। आशा है कि आप सबको बड़े शानदार तरीके से चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके साथ साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लगातार चल रही है। तो पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना चिंता कि मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि ये जो इतिहास पढ़ रहे हो, ये कोई रटने या पढ़ने की चीज नहीं, इतिहास वास्तव में जीने की चीज है। इतिहास को जिया जा सकता है। तो आइए चलते हैं आगे, फिर कल
कल करते हैं मुलाकात। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।